नमस्कार, मैं हूं ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान। हमारे साथ है सपा के वन ऑफ द एस्पिरेंट्स मोहम्मद उस्मान खान जी। सर वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। सर, क्योंकि हमें जैसा पता है कि आप वन ऑफ द एस्पिरेंट्स हैं यहाँ पर अलीगढ़ के एमएलए के, और जगह जगह आपके होर्डिंग्स भी लगे हुए हैं जो पूरे शहर में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपसे पूछना चाहते हैं कि सपा ही पार्टी आपने क्यों चुनी? देखिए, सपा पार्टी चुनने का जो था रीज़न, क्योंकि मेरे ख़ानदानी तौर पे मेरे दादा, मेरे वालिद तो गवर्नमेंट जॉब में, तो वो कभी पॉलिटिक्स से जुड़े नहीं। तो मेरे दादा चाचा सब लोग समाजवादी से शुरू से जुड़े हुए हैं जब से पार्टी बनी है। और जब मैं अपना पढ़ाई कंप्लीट करके वापस आया, तो जब मैंने स्टडी की, चीज़ों को देखा, तो स्टार्टिंग से 2016 से मैं समाजवादी में हूँ। और सक्रिय रूप से मैं 2018 में हुआ, क्योंकि जब एमएलए के चुनाव की बात आई, तो जब मुझे पार्टी चूज़ करनी थी तो मेरे को एक सर्व समाज की पार्टी चूज़ करनी थी जो सबको लेके चलती हो एक साथ। क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, तो मेरे बीच में कोई कम्युनलिज्म नहीं है, सीधा सिंपल सबका विकास होना चाहिए, चाहे वो इस समाज का हो या उस समाज का हो। क्योंकि नारा देने से सबका साथ सबका विकास से कुछ नहीं होता है। काम सबके लिए करना है हमें, ये नहीं कि काम हमें किसी एक समाज के लिए करना है या किसी एक वर्ग को हमें नुकसान पहुंचाना है। तो जब समाजवादी की पार्टी की ओर देखा, तो उसके नेता जो थे बहुत पढ़े लिखे, बहुत कर्मठ, जुझारू, और जो उन्होंने पिछली सरकार में काम किए वो अभी तक किसी सरकार में वो काम नहीं हुए। चाहे वो अच्छे से अच्छा रोड बनाना हो, चाहे वो बच्चों को लैपटॉप बांटने हो, चाहे वो साइकिल देनी हो, चाहे वो गरीबों को आवाज़ देना हो, बहुत सी ऐसे, चाहे वो 100 डायल हो, चाहे वो एम्बुलेंस हो, बहुत सारी चीज़ें थी। यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कौन सी ऐसी रोड्स है, एक वो हाईवे छोड़ के जो बनाया था लखनऊ से लेके उसको छोड़ के, और कौन सा हाईवेज है या कौन सी रोड्स है जो सपा, क्योंकि लगभग 15 साल रही है आपकी सपा, इसके अलावा कौन सी रोड्स है जो उन्होंने बनवाई है, या आपने कहा कौन सी एम्बुलेंसेज है या कौन से हॉस्पिटल्स हैं जो उन्होंने बनवाए? मैं अलीगढ़ के बाहर ही नहीं जाता, मैं आपको अलीगढ़ से समझाता हूँ। आप देखेंगे जो ये जीटी रोड है, ये हमारी सरकार में बना। हमारी सरकार जाने के बाद क्या उसका हाल है, 4.5 साल हो गए हैं बीजेपी गवर्नमेंट को, और वो उसको अब तक कंप्लीट नहीं कर पाई है। और हमारी सरकार में वो आधे से ज़्यादा बन के तैयार हो चुका था। पहला रोड ये, उसके बाद दूसरा रोड हमारा तैयार हुआ अलीगढ़ से लेके टप्पल तक, जो इस गवर्नमेंट में अब तक सोफा नहर का जो फ्लाईओवर है आज, यानी अभी इसी महीने में वो वर्किंग में हुआ है। उससे पहले बहुत भीड़ भाड़, पूरी तरीके से ये सोच लिए जाम का माहौल और स्थिति बनी रहती, तो वो रोड हमारी सरकार में दिया गया है। अतरौली से लेके कासगंज तक का रोड हमारी सरकार में दिया गया है। और बहुत सारे रोड अलीगढ़ में ही हैं ऐसे 5 फ्लाईओवर, चाहे वो जमालपुर का फ्लाईओवर हो, चाहे वो जेल रोड का फ्लाईओवर हो, चाहे वो बरौला का फ्लाईओवर हो, चाहे वो आपका एक फ्लाईओवर और है, मैं नाम भूल रहा हूँ। 5 फ्लाईओवर हमारी गवर्नमेंट ने दिए थे, और एक फ्लाईओवर जो अभी तक उसका काम रुका पड़ा है हमारी सरकार जाने के बाद, और वो है पुरानी चुंगी का फ्लाईओवर। आपने जो टप्पल वाली रोड की बात की है, जीटी रोड, ये तो नेशनल हाईवे है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर लेकिन आता है, ये तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता ही नहीं। मैम, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर तो आते हैं, लेकिन इनकी जो वर्किंग प्रोसेस होता है वो स्टेट गवर्नमेंट से होता हुआ ही जाता है। आपके जो अपकमिंग इलेक्शंस आने वाले हैं विधानसभा के 2022 के, इसमें आपका एजेंडा क्या रहेगा? देखिए, 6 महीने इलेक्शन को रह गए हैं, और हमारी पार्टी ने जो कुछ एजेंडों को स्टार्टिंग में ही ले लिया है। जो हम अगर हमारी सरकार बनेगी, और निश्चित बननी है, उसकी फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग जो होगी उसमें जो मुद्दे पास किए जाएंगे, जिसमें पहला मुद्दा होगा कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 10 लाख युवाओं को रोज़गार देंगे, और जो हम 50,000 महिलाओं को पहले, और 50 लाख महिलाओं को पेंशन दिया करते थे 500 रुपये, वो पेंशन गरीब महिलाओं को 1500 रुपये दी जाएगी, और अब वो 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ महिलाओं तक कर दी गई हैं। और 4.5 लाख हम लोग पुलिस की नई भर्तियां करेंगे जो मेरिट बेसिस पे होंगी। और एक और पास किया जिसमें जो अध्यापक उस पे हैं, क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, उनको परमानेंट किया जाएगा। टीचर्स बनते हैं, जो सरकारी टीचर्स बनते हैं, जो सरकारी अध्यापक बनते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। उनका जब टेस्ट होता है, एक आपको भी पता है कॉमन टेस्ट होता है जिसके चलते वो अध्यापक बनते हैं। उस जो अध्यापक बने हैं वो नकल करके बने। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट स्कूल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज टीचर्स। जो कल्याण सिंह की सरकार में उन्होंने ई नकल के खिलाफ एक कानून बनाया था, आपकी सरकार में उस कानून को कुचल के, मैं कहूंगी हाँ, कुचल के उस कानून को ऐसे अध्यापक बना दिए गए जो नकल के बेसिस पे ही अध्यापक बने हो। देखिए मैम,
अध्यापक बनना कोई आसान काम नहीं है, ठीक है। और उसमें जो नकल का इस्तेमाल किया गया वो किसी समाजवादी पार्टी के नेता ने या समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री ने आके खुद नकल नहीं कराई। वही तो आपकी पार्टी में मेरी पार्टी में हैं लेकिन मेरे पार्टी के किसी भी व्यक्ति ने कोई नकल नहीं कराई। मैंने आपको कहा ये प्राइवेट जो स्कूल्स हैं, जिन स्कूल्स में ये एग्ज़ाम्स होते हैं, उन स्कूल के जो प्रबंधक हैं वो इसमें शामिल होते हैं, जिनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की गई थी उस वक्त भी। ये नहीं कि खुल के चीटिंग करा दी गई, चीटिंग नहीं हुई। चीटिंग जिन्होंने कराई उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, उनकी जो मान्यता थी वो ख़त्म भी करी गई। ये आपका कहना है, पर अभी तक इसके एविडेंसेस नहीं आए, पर ये आपका कहना है, आप कह रहे हैं, चलिए मान लेते हैं। वही मैं पूछना चाहूँगी, ये MY मुस्लिम यादव समीकरण क्या है? मैम, ये समीकरण लोगों का बनाया हुआ है, हमारी पार्टी का मुस्लिम यादव समीकरण नहीं है। हमारी पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। पर ये तो अभी हाल ही में जो अखिलेश यादव ने भी कहा MY समीकरण। मैम, MY समीकरण अखिलेश यादव ने कहा, लेकिन MY समीकरण के अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं। ज़रूरी नहीं है वो मुस्लिम और यादव ही हो। जो हमारी पार्टी है वो सर्व समाज की पार्टी है। मुस्लिम और यादव मिलके सरकार नहीं बना सकते जब तक हम सबको साथ लेके नहीं चलेंगे। MY उन्होंने कहा तो वो योगी जी के बयान के ऊपर कहा, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को कहा था कि मुस्लिम और यादव, क्योंकि बीजेपी इस चीज़ को आगे बढ़ा, इसका मुद्दा बनाती है MY का। हम कभी मुद्दा नहीं बनाते हैं। हमारे लिए यादव के अलावा हमारे लिए ठाकुर भी इम्पोर्टेंट्स हैं, हमारे लिए पंडित भी इम्पोर्टेंट हैं, हमारे लिए और जितनी भी OBC जातियां हैं सबके सब इम्पोर्टेंस रखती हैं। पर अभी आप ही के प्रवक्ता, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपके यही के अलीगढ़ के प्रवक्ता की मैंने बाइट ली थी, उन्होंने हमसे कहा था कि हमने अब ब्राह्मण को भी अपने साथ जोड़ लिया है, ब्राह्मणों को भी अपने साथ जोड़ लिया है। ये समाज को जो बांटा जा रहा है ना, जैसे मुस्लिम यादव ब्राह्मण, ये क्यों किया जा रहा है? मैम, ऐसा होता है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक राय होती है, लेकिन ये पार्टी की विचारधारा नहीं है। ये किसी व्यक्ति की राय हो सकती है, लेकिन मैं इसको अपनी पार्टी की विचारधारा नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास इससे पहले भी अभिषेक मिश्रा जी पहले से हैं, आज नए नहीं आए हैं, मंत्री भी रहे हैं, सब कुछ है। तो हमारी पार्टी में तो ये सारी चीज़ सर्व समाज पहले से जुड़ा हुआ है। ये किसी एक व्यक्ति विशेष की राय हो सकती है, ये समाजवादी पार्टी की विचारधारा नहीं है। आप समाजवादी से आप क्या कहेंगे, मतलब क्या उसको अगर एलैबोरेट करना, एक्सप्लेन करना हो समाजवादी को, तो आप कैसे आप अपनी पार्टी को समझाएंगे लोगों को कि समाजवादी का क्या मतलब है, कैसे? मैम, अगर मैं समाजवादी का मतलब समझाऊं तो सबसे पहले इसमें समाज जुड़ा हुआ है। समाज में आते हैं हर व्यक्ति, हर विशेष, हर वर्ग का व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति, हर जाति का व्यक्ति, चाहे वो युवा हो चाहे वो वृद्ध हो। तो समाजवादी का मतलब ये है कि समाजवाद को साथ लेके चलना, पूरे समाज को एक साथ एकजुट करके साथ चलना और इसी के ऊपर काम करना। पर आपने जैसे कहा समाज को लेकर साथ चलना, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि समाज को लेकर आप साथ चल रहे हैं, उसके बावजूद आपके जितने भी ये टॉप ब्रास में जो ये है आपके नेता हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, उनके पिताजी हो नेताजी, जिनको आप कहते हैं मुलायम सिंह यादव हो, आप शिवपाल यादव हो, तो खैर अभी फिलहाल में आपसे अलग हो गए हैं, ये जितने भी बड़े बड़े आपके नेता हैं, इनकी किसी की भी समाजवाद का मतलब सोशलिज्म होता है बेसिकली। जी। ठीक है, कि सारे वर्गों को सबको संग लेके चलना, बट इनके जितने भी आप देखेंगे एक इक्वालिटी होती है जिसको कहते हैं इक्वलाइजेशन ऑफ सोसाइटी, पर इन नेताओं के किसी के भी 100 करोड़ से कम की प्रॉपर्टीज नहीं है। उसके बारे में आपको क्या कहना है? मैम, इसके बारे में मेरे को यही कहना है कि ये चीज़ इस चीज़ का सवाल उनसे किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, और मुझे नहीं लगता कि सौयों और हज़ारियों करोड़ की प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसका कोई एविडेंस अगर आपके पास है तो आप मुझे बताइए। बिल्कुल, आपके जो इसमें होता है सैफई में आपका ये जो 1000 करोड़ से ज़्यादा, मिलियंस में कहूँगी मैं, इतने बड़े बड़े स्टार्स को बुलाया जाता है, ये ऐसे तो बुला लिया नहीं जाता होगा, कुछ तो पैसे होंगे। कहाँ से इतने पैसे आते हैं जिससे करोड़ों के स्टार्स बुलाए जाते हैं, प्राइवेट जेट से, चॉपर से बुलाए जाते हैं? ये कुछ तो होगा कहीं ना कहीं, तभी तो बुलाया जाता है। उनके पास अपने आप इतना पैसा कहाँ से? मैम, जो इस सैफई महोत्सव होता है, इसको हम सब समाजवादी मिलके मनाते हैं। ये कोई अखिलेश यादव अकेले नहीं मनाते हैं, ये कोई हमारे नेताजी, माननीय नेताजी अकेले मिलके नहीं मनाते हैं, ये पूरे समाजवादी लोग मिलके इसको महोत्सव को मनाते हैं। और ऐसा एक भी सुपरस्टार नहीं है जिसको पेमेंट दी जाती हो, मेरे हिसाब से। इस चीज़ के लिए मैं कंफर्म हूँ, क्योंकि हर जो सुपरस्टार है मैक्सिमम हमारे नेता से इतने ज़्यादा वो खुश रहते हैं कि वो खुद आते हैं। उनके ट्रैवलिंग चार्ज को मैं ले सकता हूँ कि हाँ, उनके ट्रैवलिंग चार्ज
कुछ ना कुछ लगता हो, उनका कुछ ना कुछ ट्रैवलिंग चार्ज लगता हो। इंडिया के अंदर ही आ रहे हैं मैम, ज़्यादा महंगा नहीं है प्राइवेट जेट, मैंने भी यूज़ किया है। अरे जहाँ इंसान, देखिए मैं आपको इस चीज़ के तो एविडेंसेस दे सकती हूँ, जहाँ आपके ही उसमें कह रही हूँ मैं, सत्ता जब आपकी रही है उसमें हॉस्पिटल्स में, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसी में वहाँ पर बेड्स पे डॉग्स कुत्ते जो है वो सोते हुए नजर आते हैं। वहीं एक तरफ आप सैफई में इतना बड़ा महोत्सव करते हैं जहाँ करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं, और चलिए आपकी बात मान लेते हैं कि आप नहीं चार्ज देते उनको, बल्कि मुझे सूत्रों के मुताबिक पता है कि उनको चार्ज दिया जाता है, पर चलिए आपकी बात मान लेते हैं कि नहीं दिया जाता। उसके बावजूद भी उनका वहाँ का महोत्सव पूरा ऑर्गेनाइज करना, फिर वहाँ प्राइवेट जेट से आना जाना रहना, वो करोड़ों का वहाँ पर खर्चा होता है। वहीं अगर हॉस्पिटल को देखा जाए, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात की जाए, और आप ही की सत्ता में बता रही हूँ, ऐसी फोटोग्राफ्स दिखा सकती हूँ जो वहाँ पर कुत्ते सो रहे हैं और वहाँ पर लोग जाना नहीं पसंद करते, आप और हम जैसे लोग जाना नहीं पसंद करते। किस तरीके से ढोकर गरीब इंसान वेंडर इसको लेके ठेले के ऊपर अभी कैसे जा रहा है, मतलब कोई एम्बुलेंसेस नहीं है, कुछ नहीं है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैम आपने ये बीजेपी गवर्नमेंट की बात मेरी पार्टी के ऊपर थोप दी। आज आप देखेंगी सेंट फ्रिडलिस स्कूल के बाहर जो ग्राउंड है वहाँ पर सारी एम्बुलेंसेस खड़ी हुई हैं, स्ट्राइक पर हैं, और वो जितनी भी एम्बुलेंस हैं वो हमारी सरकार की दी हुई हैं, ना कि किसी और सरकार की। सबके सब वहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं क्योंकि उनको सैलरी नहीं मिल रही है। ये गवर्नमेंट एम्बुलेंस के ड्राइवर्स को सैलरी नहीं दे पा रही है, जिन्होंने कोरोना में इतनी मेहनत की लोगों को ले जाना आना। आज वो क्यों बैठे हैं धरने पे? उसका रीज़न, जो पुलिस वाले आज काली कलर की स्कॉर्पियो में, इनोवा में और बोलेरो में घूमते हैं, वो किसकी दी हुई है? वो समाजवादी की दी हुई है। और लॉ एंड ऑर्डर का क्या कहना है आपका? मैम लॉ एंड ऑर्डर का क्या कहना है? लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रहता है, ऐसा नहीं है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं रहता है। हाँ, भाजपा से अच्छा हमारा लॉ एंड ऑर्डर है। कैसे कहेंगे आप लॉ एंड ऑर्डर? मैम देखिए, आपने हॉस्पिटल की बात की, लेकिन आपने मेदांता की बात नहीं की। अगर आज आप जाके देखेंगी, अभी आपने कहा कि कुत्ते लौटते हैं, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने ऐसे फोटोग्राफ्स नहीं देखे, और ऐसा मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ होगा। लेकिन मैं अभी की स्थिति बता रहा हूँ, मैं आपको भैंसे बंदी दिखा दूंगा, उसमें गोबर पड़ा दिखा दूंगा, लेकिन मैं आपको उसमें कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा आपको, जो सरकारी चिकित्सालय हमारी सरकार ने बनाए थे। आपका कहना है, लॉ एंड ऑर्डर पे हम बाद में आते हैं क्योंकि वो मैं आपका एक्सपीरियंस बताऊंगी और अपना पर्सनल बताऊंगी, पर जैसे आपने हॉस्पिटल किया, मैं हॉस्पिटल की ही बात करती हूँ। आपका कहना है कि हॉस्पिटल मेंटेन नहीं हो रहे हैं, आपका कहना है कि ये जितने भी डॉक्टर्स हैं तब बैठते थे, अब नहीं बैठते। आप क्या कहेंगे अगर हु ने रिकॉग्नाइज किया योगी जी को, हु ने रिकॉग्नाइज किया है उनके कोरोना में काम करने के जो उनका तरीका है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैम ये जो काम किया इस, उनको सराहना करिए। हाँ अरे मैम मैं बताता हूँ ना, जैसे आपने पोस्टर लगे होंगे ना, यूपी बॉर्डर से लेके दिल्ली तक पोस्टर लगे हैं कि हमारी स्मार्ट सिटी, यूपी एक नंबर 1 स्मार्ट सिटी। तो अलीगढ़ में तो आप भी रहती हैं, तो आपने देखा होगा कितनी प्यारी स्मार्ट सिटी में हम रहते हैं। मुद्दे वो भी हैं, मैं वहाँ से घुमा के आपको लेके आ रहा हूँ। हाँ। मैं आपको वहीं से घुमा के लेके आ रहा हूँ। हाँ, मैं आपको वहीं से घुमा के लेके आ रहा हूँ कि कितनी अच्छी स्मार्ट सिटी में हम रहते हैं। ये आप बहुत बेहतर जानती हैं अलीगढ़ का क्या हाल है। उसके बाद मैम योगी जी ने कुछ नहीं किया, उनकी एडवाइजरी कमेटी, आप डॉक्टर्स को बताइए डॉक्टर्स ने किया कि नहीं किया? योगी जी ने और मोदी जी ने वैक्सीनेशन नहीं बनाई, वैक्सीनेशन हमारी कंट्री के जो रिसर्चर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बनाई। तो इसका श्रेय कोई नेता नहीं ले सकता मैम, इसका श्रेय उन डॉक्टर्स को जाता है, इसका श्रेय उन रिसर्चर, उन स्कॉलर्स को जाता है, उन कंपनीज को जाता है जिन्होंने कोरोना काल में वैक्सीनेशन कराई, उसको बनाया। एक बात बताइए, ठीक है रिसर्चर्स को तो जाता ही जाता है, दैट इज 100% श्योर, नो डाउट, पर आप मुझे ये बताइए अगर हेड अच्छा नहीं होगा तो कहाँ से रिसर्चर्स काम कर लेंगे? प्रिंसिपल अगर स्कूल का अच्छा नहीं होगा तो स्कूल कहाँ से अच्छा बन जाएगा? आप तो हेड का होना तो जरूरी, अच्छा होना जरूरी है ही है, उसके बाद ही तो रिसर्चर्स काम कर सकेंगे। दूसरी चीज आपने ये कही कि मैंने अस्पताल की जो बात आपसे कही, अब कोरोना, आपने कहा कोरोना में कोई भी काम नहीं किया, तो अगर कोई काम नहीं किया, हु ने कैसे रिकॉग्नाइज कर दिया? और हु नहीं, ऑस्ट्रेलिया के वन ऑफ द डिग्निटरीज ने ये कहा है, आप नेट पे देख सकते हैं कि हमें योगी जी को एक दिन के लिए आप दे दीजिए, क्योंकि उन्होंने जिस हिसाब से कोविड को हैंडल किया है, हम चाहते हैं कि ऐसे ही हैंडल हमारी कंट्री में भी किया जाए। उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैम तो गए क्यों नहीं, मना क्यों कर दिया? नहीं तो वो, अरे तो वो ये तो उनका कहना है ना, ऑस्ट्रेलिया वालों का, वो क्यों जाएंगे? मैम तो आपको एक बार भेजना चाहिए था ना, तो भेज के उससे आपको उससे रिजल्ट पता चलता, उससे आप कंपैरिजन कर पाती कि यहाँ ज़्यादा बेहतर किया कि वहाँ ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया देख रही है,
मैम मैं बार-बार कह रही हूँ मैम जैसे जैसे उत्तर मैम जैसे organization- जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को नंबर 1 स्मार्ट सिटी बना दिया गया, ऐसे ही होने रिकॉग्नाइज कर दिया। सर दोनों चीज़ मैम दोनों चीज़ें समान हैं। आप दोनों चीज़ें समान हैं मैम, आपको भी पता है स्मार्ट सिटी क्या है। फैक्ट्स के साथ बात कर। अच्छा, अब आपके जो कोरोना में आपने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं किया, बहरहाल ये पता है पूरे दुनिया के सामने कि WHO को रिकॉग्नाइज, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उनको रिकॉग्नाइज किया। ऑस्ट्रेलिया से भी कहा गया कि हमें एक दिन के लिए योग दे दीजिए, हम ऐसी सिचुएशन हैंडल करवाना चाहते हैं। फिर बहरहाल अब आप आते हैं अपनी लॉ एंड ऑर्डर पे, जो आप कह रहे थे लॉ एंड ऑर्डर, आपने कहा कि बहुत अच्छा था। सर कैसे अच्छा था? आप अलीगढ़ में ही बता दो, मैं अलीगढ़ का एग्जाम्पल दूंगी, अपना एग्जाम्पल दूंगी जी आप बताओ कैसे अच्छा था आपका लॉ एंड ऑर्डर? मैम बताइए कहाँ आपको कमी नज़र आई। सर अगर आप देखेंगे दिवाली हो या आपका ये क्या कहलाता है, शब रात कहलाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये है, इवन होली हो, किसी में भी हो, इतने हुड़दंग लोग हुलिगन्स जिनको कहते हैं, वो इतने शहर में घूमते थे। रेलवे रोड पे मैं आपको बताऊं, मेरा ऑफिस है, वहाँ पर भी ऑफिस है, वहाँ पर मैं खुद की बात बताऊं, दिवाली पे हम पूजा करते हैं, आपको पता है बिल्कुल की बिल्कुल पूजा होती है। हम जब वहाँ से नीचे उतरते हैं, जो हम ऑफिस से जब बाहर नीचे उतरते हैं, तो 4 साल पहले योगी सरकार से पहले मुझे वहाँ पर पैदल चलने में दिक्कत होती थी, क्योंकि इतना होलीगन वहाँ आता था, ऐसा एलिमेंट वहाँ आता था जो कि सिर्फ ईट टीजिंग करता था, जो सिर्फ वहाँ पर बदतमीजियाँ करता था। आई एम नॉट टेकिंग एनी कम्युनिटी नेम की, हिंदू आता था, मुस्लिम दोनों ही थे वहाँ पर इस तरीके के वहाँ एलिमेंट्स थे जो इंसान को इतना परेशान करते कि वहाँ लड़कियों का चलना, लेडीज का चलना दिक्कत कर देता था। वहीं 4 साल से मैं अकेले जाती हूँ, एक बंदा मुझे वहाँ आज नहीं दिखता। ये तो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं। मैम ज़्यादातर 2 साल से नहीं दिखा हुआ, क्योंकि कोरोना काल लगा हुआ है, रात में लोगों को बाहर निकलने के लिए मना है। नहीं, कोरोना में तो सभी घर, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं ना, लॉ एंड ऑर्डर का ही मैं बता रही हूँ और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ मैं आपसे। मैं कोई ये नहीं है कि मैं इधर उधर से बटोर के चीज़ें ला रही हूँ, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि वहाँ पर इस तरीके से हुआ है कि मैं पैदल जा सकती हूँ और दिवाली पे पूजा के बाद, वरना इतने ज़्यादा होलीगन्स थे जो मैं नहीं जा सकती थी। स्पेशली मेरे फादर या मेरा ब्रदर मुझे छोड़ने जाता था पार्किंग तक कि आप चले जाओ वहाँ तक। दूसरी चीज़ मैं आपको बताती हूँ, पुलिस का बर्ताव बहुत सही हुआ है, ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं। आप अगर पहले 100 नंबर पे आप कॉल करिए तो वहाँ से फीडबैक आती है लखनऊ से कि आपकी पुलिस ने किसने बर्ताव सही किया है कि नहीं किया है। पहले ऐसी कॉल्स फीडबैक कॉल्स नहीं आती थी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारी सरकार से पहले पुलिस टाइम पे भी नहीं आ पाती थी। हमारी सरकार ने गाड़ियाँ दी ताकि आप तक 15 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच जाए, विद इन 15 मिनट्स पहुंचती थी। तो आज भी वही गाड़ियाँ हैं हमारी सरकार की दी हुई, तो पहुंच पाती है। अगर हमारी सरकार ने वो गाड़ी ना दी होती तो आपको ना फीडबैक कॉल आती, ना पुलिस वाले आप तक पहुँचते। और आपका मुख्तार अंसारी और आजम खान के बारे में क्या कहना है? मैम मुख्तार अंसारी साहब अपनी सज़ा काट रहे हैं। आज़म खान साहब को आप देखेंगे जिस तरीके से उनकी एक ही ख़ता है कि उन्होंने एक दायरा बनाया जहाँ पर बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कोई उन्होंने आतंकवादी वो एरिया तो बनाया ही नहीं, कोई कैंप तो बनाया नहीं आतंकवादी जहाँ पर आतंकवादी बने। तो उनकी ख़ता एक है कि उन्होंने बच्चों के पढ़ने की एक संस्थान को बना दिया, उसके अलावा और कोई वजह नहीं है। आप कह रहे हो कि वो सजा इसलिए भुगत रहे हैं कि उन्होंने बच्चों के स्कूल बनाया है। आपका ही मुस्लिम कम्युनिटी का ही कहना है कि हमारी ज़मीनें दाबी गई हैं, ज़बरदस्ती उन्होंने हथियाई गई है, और ये आज़म खान ने हटाई है, उनका है, उन्होंने शिकायत दर्ज करी, किसी हिंदू ने नहीं की है, ये वहीं पे उन्होंने की है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैम देखिए, कंप्लेंट्स मैं भी करा सकता हूँ, वो मैं किसी के भी नाम पे किसी भी तरीके से कंप्लेन हो सकती है। तो ये हमारी बातचीत थी मोहम्मद उस्मान खान से, जिन्होंने हमारे सवालों का जवाब बहुत ही अच्छी तरीके से दिया। तो देखते रहिए उत्थान न्यूज़, दिस इज ईशा है साइनिंग ऑफ।